तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसफार्मर की, तो खास बात क्या होती है कि इसके अंदर जो भी हम लोग वोल्टेज सप्लाई करते हैं उसको हम लोग वीपी कह देते हैं प्राइमरी साइड में। और वो वोल्टेज जो होता है वो इस पूरी की पूरी वाइंडिंग के अक्रॉस इतने टर्न्स, जो भी वाइंडिंग कह लो या टर्न्स कह लो, उनके अक्रॉस ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है प्राइमरी वाइंडिंग्स और प्राइमरी टर्न्स के अक्रॉस। ठीक है, यानी कि क्या हुआ कि जो भी वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हो वो इस पूरे वाइंडिंग पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उस पूरी वाइंडिंग के जो टर्न्स है उन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नाउ अब इनमें से जितने टर्न्स कि जैसे मान के चलते हैं आपने वी वोल्टेज दिया और 100 टर्न थे, तो वी बाई 100 के हिसाब से पर टर्न पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब उसमें से जितने वाइंडिंग के टर्न्स तुम यूज कर लोगे या जितने वाइंडिंग के टर्न्स पे तुम सेकेंडरी कनेक्ट करोगे उतना वोल्टेज आगे ट्रांसफर होगा ना। ये मैंने बनाया है ऑटो ट्रांसफार्मर, बना दिया है मैंने। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है? ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर पावर जो होती है वो कंडक्टिवली जाती है और इंडक्टिवली जाती है। जो जनरली पीटी होता है वो हम लोग टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर लेते हैं, वहाँ पे पावर केवल और केवल इंडक्टिवली यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन के ही थ्रू आगे जाती है। ठीक है, वहाँ पर भी कॉन्सेप्ट सेम होता है, क्योंकि सीवीटी में कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट यूज़ करा जाना था, तो इसीलिए मैंने ऑटो ट्रांसफार्मर ले लिया। ठीक है, अल्टीमेट चीज़ क्या है, आप यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेस्ड ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें सीखने वाली बात यह है कि भैया वोल्टेज जो होगा वो वाइंडिंग्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और वाइंडिंग में जितनी वाइंडिंग तुम यूज़ कर लोगे उतना वोल्टेज तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, तो वाइंडिंग पे जैसे कि बिल्कुल ये कुछ इस हद तक है जैसे कि आपने पीटी पढ़ा होगा, पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल डिवाइडर। ठीक है, पोटेंशियल डिवाइडर करते हैं तो जनरली उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि वायर ले लेते हैं एल लेंथ का, तो उसमें क्या करते हैं इतना E1 वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं मीजरमेंट में, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे हो जाता है। देन उसके बाद हम जॉकी लेके मूव कराते हैं, स्लाइड कराते हैं, और वहाँ पे उतना जितने टर्न्स हम इंक्लूड करेंगे या जितनी लेंथ ऑफ वायर इंक्लूड करेंगे उतना हम लोग का वोल्टेज सेकेंडरी साइड में मिलेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये काम जो होता है ये टर्न्स के थ्रू करा जाता है। ठीक है, टर्न्स के माध्यम से किया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ये होता है बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसफार्मर। अब खास बात समझ लो, खास बात क्या है कि मान के चलते हैं मुझे 100 वोल्ट मैंने प्राइमरी में अप्लाई करा, 100 वोल्ट यहाँ से यहाँ तक अप्लाई करा, तो और उसमें कितने हैं 100 टर्न्स हैं। ठीक है, 100 वोल्ट है और 100 टर्न्स हैं, तो अगर 100 वोल्ट 100 टर्न्स पे अगर तुम अप्लाई करोगे तो पर टर्न आ जाएगा 1 वोल्ट पर टर्न। ठीक है, तो 1 वोल्ट पर टर्न निकल के आ गया, यानी कि क्या हुआ कि भैया एक टर्न, एक जो तुमने ये टर्न लिए हुए हैं ना, तो एक टर्न पे जो वोल्टेज एक टर्न पे अप्लाई हो रहा है वो हो रहा है 1 वोल्ट का। ठीक है, समझ में आ रही बात है? नाउ ये हो गया अगर हम लोगों ने 100 वोल्ट तक का वोल्टेज अप्लाई करा है। लेकिन अगर मान के चलते हैं यही वोल्टेज 10,000 वोल्ट में अप्लाई कर देता हूँ, तो ऐसे केस में क्या होगा, 10,000 डिवाइड बाई 100, तो यानी कि क्योंकि टर्न्स तो सेम है, टर्न्स तो तुमने 100 रख रखे हैं, तो 10,000 डिवाइड बाई 100 करोगा तो 100 वोल्ट पर टर्न निकल के आएगा। यानी कि अब क्या हुआ, जैसे ही इनपुट यानी कि प्राइमरी वोल्टेज को मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है, 10,000 कर देता हूँ, तो जो तुम्हारे पर टर्न का जो वोल्टेज होगा वो बढ़ जाएगा। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, अगर हम लोग बात करते हैं वाइंडिंग के इंसुलेशन की, तो वाइंडिंग जो हम करते हैं, आपको पता होगा जो ट्रांसफार्मर के अंदर वाइंडिंग की जाती है, वाइंडिंग क्यों कि वाइंडिंग के अंदर इंसुलेशन अप्लाई किया जाता है, इस पूरी वाइंडिंग के अंदर इंसुलेशन होता है। मतलब ये सारे जो तार जो तुमने कॉपर वायर लेते हो ये इंसुलेटेड होते हैं। ठीक है, इनके ऊपर एक इंसुलेशन की कवर या लेयरिंग चढ़ी होती है। ठीक है, अब ऐसा क्यों? अगर ऐसा नहीं होगा तो भाई एक बात सोच के देखो, वाइंडिंग जो होती है हमारी वो बिल्कुल ऐसे पास पास चिपकी चिपकी होती है, तो करंट ऐसे ऐसे घूम के क्यों जाएगा? करंट सीधे भी तो जा सकता है। बात समझ में आ रही है? जैसे फॉर एग्जांपल भाई हमने ये वाइंडिंग ऐसे करी हुई है, ठीक है, ये हो गई, तो करंट जो होगा, हम क्या चाहते हैं, इंडक्टर कब तक इंडक्टर है, जब तक करंट जो है ऐसे गोल गोल घूम के स्पाइरल होके यहाँ से निकल रहा है तभी वो इंडक्टर है। लेकिन अगर हम लोग क्या करें, एक नेकेड वायर ले लें विदाउट इंसुलेटिंग वाइंडिंग का, विदाउट इंसुलेशन का, तो ऐसे केस में क्या होगा, ये सारे के सारे तार आपस में शॉर्ट हो गए तो करंट तो डायरेक्टली सीधे चला जाएगा, तो वो इंडक्टर की तरह वर्क नहीं करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट पिक्चर से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो वाइंडिंग इंसुलेशन इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो वाइंडिंग हमने की है उसके ऊपर बढ़िया इंसुलेशन होना चाहिए ना। इंसुलेशन की खास बात हम लोगों ने बता रखे, मैंने कई बार बताया हुआ है। जब भी हम बात करते हैं इंसुलेशन की, इंसुलेशन के फेलियर की, कि भाई इंसुलेशन भी फेल हो सकता है, तो इंसुलेशन का जो फेलियर है ये डिपेंड करता है वोल्टेज पे, कि कितना वोल्टेज का स्ट्रेस, वोल्टेज स्ट्रेस या वोल्टेज ग्रेडियंट भी कहते हैं। तो मतलब इंसुलेशन कितना अच्छी क्वालिटी का चाहिए या कब इंसुलेशन फेल होगा ये डिसाइड कौन करता है, ये डिसाइड करता है वोल्टेज स्ट्रेस कितना है, कि उसके ऊपर कितना वोल्टेज स्ट्रेस अप्लाई करा हुआ है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कोई तार जो है वो जल सकता है, यानी कि हीटिंग हो सकती है, तो तार की हीटिंग डिपेंड होती है करंट के ऊपर। ठीक है, वहीं पर इंसुलेशन का जो फेलियर है वो इंसुलेशन की जो थिकनेस है, तो तार की थिकनेस डिसाइड होगी किससे, करंट से।
और इंसुलेशन की थिकनेस डिसाइड होगी वोल्टेज स्ट्रेस से या वोल्टेज से, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाता जा रहा हूँ, वोल्टेज को राइज अप कर रहा हूँ, वैसे वैसे क्या हो रहा है कि पर टर्न का वोल्टेज जो हो रहा है वो बढ़ता जा रहा है। तो अभी 1 वोल्ट पर टर्न अप्लाई हो रहा था, अब क्या होगा, ये जो हमने टर्न्स बनाए थे जिनको इंसुलेट करा गया था आपस में, ताकि यहाँ पे करंट ऐसे ऐसे सीधे ना चला जाए, स्पायरल होके जाए, तो इसके लिए हमने इंसुलेशन लगाया था। तो जैसे ही मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, 10,000 वोल्ट करूंगा, तो देखो वोल्ट पर टर्न भी बढ़ रहा है, मतलब स्ट्रेस बढ़ रहा है वायर्स पे, मतलब जो वाइंडिंग हमने की है। तो बहुत, अगर स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ेगा और बेकार इंसुलेशन होगा, तो ऐसे में क्या होगा, यहाँ पे स्पार्किंग हो जाएगी और ये इंसुलेशन फेल हो जाएगा और करंट जो होगा वो घूम के जाने की जगह सीधे चला जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, वाइंडिंग इंसुलेशन बता रखा है। तो स्ट्रेस को बियर करने के लिए हमें जो ज़रूरत पड़ती है वाइंडिंग इंसुलेशन की, कि वो स्ट्रेस यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट को बर्दाश्त कर सके बिना डिफ़ॉल्ट हुए या पंचर हुए, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, अगर हम लोग हाई वोल्टेज पर टन लेते हैं, मतलब अगर वोल्ट पर टन की वैल्यू बढ़ा दें, तो ऐसे में हाई क्वालिटी के इंसुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ही सिंपल है, क्योंकि भाई ज़्यादा वोल्टेज स्ट्रेस होगा तो अच्छी क्वालिटी का डाइलेक्ट्रिक मीडियम या डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर, आपको बढ़िया क्वालिटी का इंसुलेटर हमें ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल में हम लोगों ने मटेरियल वाले चैप्टर में चर्चा की हुई है, उसको जाके देख सकते हो, ठीक है। तो हाई वोल्टेज पर टन मतलब हाई क्वालिटी इंसुलेशन। अब हाई क्वालिटी अगर इंसुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो भैया हाई कॉस्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो मतलब कॉस्ट भी तुम्हारी ज़्यादा हो बढ़ जाएगी। तो मतलब अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हम लोग 100 वोल्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं तब तक तो ये ठीक है, 10,000 जा रहे हैं तो 100 वोल्ट पर टन हो जा रहा है। मतलब जैसे जैसे, अगर हम पूरी इक्वेशन को ध्यान से देखें, तो जैसे जैसे वोल्टेज प्राइमरी का हम बढ़ाएंगे, वैसे वैसे हमें इंसुलेशन की क्वालिटी, इंसुलेशन की जो क्वालिटी है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। और जैसे जैसे तुम इंसुलेशन की क्वालिटी बढ़ाओगे, उस हिसाब से कॉस्ट भी तुम्हारी राइज अप होती चली जा रही है। समझ में आ रहा है? तो कॉस्ट भी बढ़ रही है उसी प्रपोर्शन में। तो यहाँ पे बात आती है कि अगर हम लोग 100 केवी के भी ऊपर चले जाएं, जैसे अभी तक हम लोग 10,000 था, ठीक है, 100 केवी का मतलब क्या हुआ, 100 और 3 जीरो और लगा लो, ठीक है। समझ में आ रही बात है? क्लियर हो रहा है यहाँ पे? मतलब 1 लाख वोल्ट करीब हम लोग पहुँच गए। तो 1 लाख वोल्ट के ऊपर अगर हम लोग चले जाते हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा, जो बेस्ट क्वालिटी का इंसुलेशन है उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है, मतलब बहुत ही अच्छा इंसुलेशन लगाना पड़ेगा। अब देखो, बेस्ट क्वालिटी का इंसुलेशन लगाने का मतलब समझ रहे हो, बेस्ट क्वालिटी का मतलब हो गया बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा, एक्सपेंसिव। और जितने भी ये पावर सिस्टम्स हैं, सब स्टेशन हैं, यूटिलिटी, ये चल क्यों रहे हैं, ये चल रहे हैं अल्टीमेटली प्रॉफिट अर्न करने के लिए। प्रॉफिट कैसे अर्न होगा, प्रॉफिट अर्न होगा कि हम लोग क्या करें, कि जो सामान लगा रहे हैं, कैपिटल जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैपिटल इन्वेस्ट जो हम लोग कर रहे हैं, उसमें पैसा हम लोग कम लगाएं और हमें आउटपुट ज़्यादा मिले, तभी तो प्रॉफिट बनेगा भाई। अगर पैसा ज़्यादा लगा दोगे तो मार्जिन कम रह जाएगा, तो ऐसे प्रॉफिट कंप्रोमाइज़ होगा। तो प्रॉफिट अर्न करना ही प्राइम ऑब्जेक्टिव है हमारे पावर स्टेशन का, पावर जो यूटिलिटीज़ हैं जो पावर बेच रहे हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि भैया बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हम लोग ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल ना करें। तो अगर हम लोग, अब समस्या आ गई, समस्या क्या है कि जैसे ही हम लोग 66 केवी के ऊपर जाते हैं, जनरली 66, कुछ बुक्स में 66 केवी के ऊपर दे रखा है, कुछ में 100 केवी के ऊपर दे रखा है। तो जैसे ही हम लोग 66 केवी के ऊपर जा रहे हैं, बात समझो बहुत ध्यान से, तो वैसे केस में क्या हो रहा है, अगर हम लोग पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं 66 के ऊपर, तो ऐसे केस में क्या हो रहा है, कॉस्ट बहुत तेज़ी से राइज अप कर जा रही है। अब कॉस्ट बढ़ जा रही है, काम हमारा क्या है, काम है हमारा मीज़रमेंट का ही, तो मीज़रमेंट करना है पर पैसे बहुत ज़्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं। तो इसका एक इंजीनियर ने सॉल्यूशन निकाला, और वो सॉल्यूशन निकाला हमने सीवीटी के रूप में। तो सीवीटी यहाँ से पिक्चर के अंदर आता है, इसका मतलब होता है कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर। तो आज हम लोग इसी के ऊपर जो पूरी चर्चा करेंगे कि भैया कैसे सॉल्व करा गया ये मुद्दा सीवीटी ने, ठीक है। तो इसको ज़रा देखते हैं।